सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 1 के पाठ संख्या 6 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अल्बर्ट आइंस्टीन। यह एक जीवनी है जिसके अंतर्गत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किए गए प्रयोगों तथा उनकी जीवन शैली पर विस्तृत चर्चा की गई। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान में अपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की थी। इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था, इसके साथ ही साथ उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, क्या उन्हें विद्यालयों में पढ़ना अच्छा लगता था, उनके प्रयोग कौन कौन से थे तथा उनको किन किन देशों में यात्रा का अनुभव मिला, ये सभी बातें हम जानेंगे। इससे पहले हम यह जान लें कि जीवनी किसे कहते हैं। आत्मकथा और जीवनी दोनों ही साहित्य की नई विधियां हैं। दोनों ही व्यक्ति विशेष के जीवन की विविध घटनाओं एवं प्रसंगों के वर्णन की विधा है। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है, जबकि व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा और जीवनी में यही मूल अंतर है, परंतु इसी अंतर के कारण और अनेक अंतर सामने आ जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी को। किसी को सारी उम्र विज्ञान में लगे रहने देना ही उसके लिए सबसे बढ़िया उपहार है। अगर मेरा बस चले तो मैं केवल उस देश में रहूं जहां राजनीतिक स्वाधीनता, सहनशीलता और कानून की समझ सभी नागरिकों की समानता का नियम। यह कथन उस वैज्ञानिक का है जिसने विज्ञान लोक में खलबली मचा दी थी और जिसके अणु संबंधी एक 30 पृष्ठ के लेख को 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता था। अपने आविष्कारों से लोगों को चमत्कृत कर देने वाले ये वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। जीवनी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन के विचारों को व्यक्त किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अल्बर्ट एक ऐसे देश में रहना चाहते थे जहां राजनीतिक स्वाधीनता होता है खुद के अधीन, सहनशीलता और कानून के समझ सभी नागरिक समान हो। उन्होंने एक 30 पृष्ठ के लेख से संपूर्ण विज्ञान जगत में खलबली मचा दी थी। दस्तावेज का अर्थ होता है विधिक लेख। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म नामक नगर में 14 मार्च सन 1879 को एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमान आइंस्टीन की आमदनी का अर्थ होता है आय, इतनी न थी कि वह अपनी पत्नी पॉलीन, पुत्र अल्बर्ट और पुत्री माजा का जीवन निर्वाह अच्छी तरह से कर सके। जीवन निर्वाह का अर्थ होता है जीवन बिताना। मतलब अल्बर्ट के पिता की आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने बच्चे, एक बेटे और एक बेटी के साथ अपनी पत्नी का अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके। अल्बर्ट में कोई विशेष योग्यता भी दिखाई नहीं देती थी। उन्हें बोलना भी देर से आया। सभी बच्चों की तरह वे सामान्य बच्चे ही थे, परंतु उनको जन्म के बाद सामान्यतः बच्चे 2 वर्ष में बोलना शुरू कर देते हैं, परंतु उन्हें बोलने में काफी देर हुई। माँ बाप घबरा गए कि कहीं वह गूंगे ही ना हो। 8-9 साल के हो जाने पर भी वह इतने
शर्मीले थे कि सबसे अलग रहते थे, हर बात में हिचकते थे, कोई भी नया काम हाथ में लेने से संकुचाते, संगी साथियों से दूर रहते, कुछ लोग तो उन्हें फिसड्डी भी कहते। उनका स्वभाव ऐसा था कि वो सबसे मिलते-जुलते नहीं थे, उनके काफ़ी दोस्त नहीं थे, काफ़ी क्या थोड़े बहुत भी दोस्त नहीं थे उनके, और जो दोस्त थे भी उनके साथ भी वो ज़्यादा समय नहीं बिताते थे। इसलिए सभी लोग, उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जब अल्बर्ट स्कूल में पढ़ते थे तो उनके परिवार को म्यूनिक जाना पड़ा। म्यूनिक जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा शहर। उन दिनों जर्मनी में बिस्मार्क का राजा था। पूरा देश फौजी चौकी बना हुआ था। स्कूलों में भी फौजी शासन का वातावरण छाया रहता था, इसलिए स्कूल का नाम सुनते ही अल्बर्ट डर जाते थे। बुढ़ापे तक वह यही कहते रहे, मेरी पाठशाला के शिक्षक फौजी हवलदार जैसे थे। स्कूल में उनका मन न लगता, लेकिन घर पर उनके चाचा याकूब ने उनके मन में गणित के प्रति प्रेम जागृत कर दिया। टिमटिमाते सितारों को देखकर अल्बर्ट के हृदय में ब्रह्मांड को जानने की तीव्र आकांक्षा होती। ब्रह्मांड का अर्थ होता है पूरा लोक, आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। सन 1894 में अल्बर्ट के माता पिता इटली के मिलान नगर में जा बसे, पर उन्हें पढ़ने के लिए म्यूनिक ही छोड़ गए। बाद में जब वह इटली गए तो बहुत खुश हुए, क्योंकि जर्मनी का सैनिक वातावरण उन्हें बिल्कुल पसंद न था। वहाँ से वह स्विट्जरलैंड आ गए। स्विट्जरलैंड का वातावरण उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने जर्मनी की नागरिकता छोड़कर स्विट्जरलैंड की नागरिकता स्वीकार कर ली। आइंस्टीन के पिता इटली में जाके बस गए, परंतु कुछ समय के लिए उन्हें जर्मनी में ही छोड़ा रहा। जब वह जर्मनी से आए और इटली में प्रवेश किया तो इटली के स्कूलों को देखकर उन्हें काफ़ी संतोष हुआ, क्योंकि वहाँ का वातावरण सैनिक नहीं था। सैनिक संपन्न वातावरण इटली का नहीं था। इसके बाद वह स्विट्जरलैंड आ गए और स्विट्जरलैंड में शांतिपूर्ण वातावरण पाकर उन्होंने जर्मनी की नागरिकता त्याग दी और स्विट्जरलैंड की नागरिकता को स्वीकार कर लिया। डिग्री तक की शिक्षा पूरी कर लेने के बाद अल्बर्ट ने विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम मिलेवा मेरिस था। उनके 2 पुत्र हुए, अल्बर्ट जूनियर और एडवर्ड। उन्हें स्विट्जरलैंड के बर्न नामक शहर के पेटेंट विभाग में नौकरी भी मिल गई। तकनीकी विशेषज्ञ का काम था। विशेषज्ञ का अर्थ होता है किसी विषय का जानकार, यानी पेटेंट के लिए जो आवेदन पत्र आते थे उन्हें जांचने का उनका काम था। साथ ही साथ वह स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते थे। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। जब वह बर्न की गलियों में अपने नवजात पुत्र, नवजात का अर्थ होता है नवजन्मे बच्चे से है, मतलब जिस बच्चे का जन्म जल्द ही हुआ हो। जब वह बर्न की गलियों में अपने नवजात पुत्र को गाड़ी में टहलाते, तब भी उनका मस्तिष्क सृष्टि के रहस्यों के उधेड़-बुन में लगा रहता। इसका अर्थ है वह हर समय सुबह सुबह जब वो अपने बच्चे को टहलाते गलियों में, तो उस समय भी उनका मन विज्ञान के सृष्टि के रहस्यों को तोड़ता और जोड़ता रहता था। वह अपने आसपास के वातावरण को एकदम भूल जाते। कभी कभी रुककर वह अपनी डायरी में अपने मस्तिष्क में उठे विचारों को लिख लेते थे। वह किसी भी बात में अंधविश्वास नहीं करते थे। न्यूटन के भौतिक शास्त्र संबंधी सिद्धांत भी उनके लिए अंतिम सत्य न थे। वह विज्ञान को एक चरम सीमा तक पहुंचाना चाहते थे। इस प्रकार आइंस्टीन के मस्तिष्क में अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का अर्थ होता है अनोखा, सिद्धांत जन्म लेने लगा। जादूगर की झोली की तरह आइंस्टीन के मस्तिष्क से नवीन और आश्चर्यजनक वैज्ञानिक सत्य निकलकर सामने आने लगे। सच सन 1905 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक पत्र में उनके
कई लेख प्रकाशित हुए। किसी को यह अनुमान नहीं था कि ये लेख संसार के वैज्ञानिक इतिहास में अभूतपूर्व क्रांति लाने वाले साबित होंगे और इनको लेखकों के संसार के महानतर व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचा देंगे। धीरे धीरे कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। फिर तो सभी देशों के वैज्ञानिक आइंस्टीन के विचारों पर बहस करने लगे। 14 वर्ष बाद जब सूर्य ग्रहण ने उनके सिद्धांतों की जांच करने का अवसर दिया तो उनके नाम को 4 चांद लग गए। वैसे वह कई वर्ष पूर्व ही असीम ब्रह्मांड की अनेक रहस्यमयी बातों पर प्रकाश डाल चुके थे। असीम मतलब होता है जिसकी सीमा ना हो। अब आपको असीम शब्द में यह बताना है कि इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। अब आइंस्टीन अज्ञात वैज्ञानिक न रह गए थे। इसका अर्थ है कि इतने प्रयोगों के बाद उनकी विश्व भर में विख्याति हो गए थे। उनको हर कोई जानता था। उनके पास संसार के हर कोने से विश्वविद्यालयों में भाषण देने के लिए निमंत्रण पत्र आने लगे। सन 1906 में उन्होंने पेटेंट विभाग की नौकरी छोड़कर स्विट्जरलैंड में एक विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। सन 1909 में वह भौतिकी के मूल सिद्धांतों के असाधारण आचार्य होकर ज्यूरिख गए। सन 1911 में वह प्राग में आचार्य नियुक्त हुए, पर सन 1912 में वह फिर ज्यूरिख लौट आए। सन 1914 में वह कैंसर संस्थान में निदेशक बनकर बर्लिन गए। आइंस्टीन केवल अपने युग के महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि सत्य के पुजारी थे। आइंस्टीन का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो सिर्फ वैज्ञानिक बातें ही नहीं सोचते थे, बल्कि सत्य और अहिंसा का भी पूरी तरह से पालन करते थे। मानव के मूल अधिकारों के साहसी समर्थक और शांति के विरक्षक थे। उनका मानना था कि मानवों के मूल अधिकारों की प्रत्येक दशा में रक्षा होनी चाहिए और युद्ध को वह अनावश्यक मानते थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ से ही युद्ध का विरोध किया। उनकी विश्व प्रसिद्धि के कारण जर्मनी की युद्धप्रिय सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत न कर सकी। हालांकि वह उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझती थी। उनके नए वैज्ञानिक कार्यों के लिए उनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनके सापेक्षता के सिद्धांत पर हजारों टिप्पणियां प्रकाशित हुई, फिल्म भी बनी। सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, वह सिद्धांत जिसमें दो वस्तुओं या बातों को एक दूसरे का अपेक्षक माना जाता है। तो इस पर फिल्म भी बनी और काफी टिप्पणियां प्रकाशित हुई थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें संसार के गिने चुने महान व्यक्तियों में गिना और उनका दर्जा नेपोलियन जैसे शासकों से ऊपर बताया। संसार के बड़े बड़े आदमी आइंस्टीन से भेंट करने को उत्सुक रहते थे। आइंस्टीन रविन्द्रनाथ ठाकुर से मिलकर प्रसन्न हुए थे। सन 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। अमेरिका के प्रिंसटन शहर की इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी उन्हें अपने यहाँ नियुक्त करने के लिए कोशिश कर रही थी। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अमेरिका में ही रहना तय किया और उपर्युक्त इंस्टीट्यूट में काम करने लगी। क्योंकि उनकी प्रसिद्धि काफ़ी थी, इसलिए प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रत्येक इंस्टीट्यूट यही चाहता था कि वह उनके यहाँ शिक्षक के तौर पे काम करे। और अंत में उन्होंने अमेरिका में ही रहने का फैसला किया और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में बच्चों को पढ़ाने लगे और यहीं अमेरिका में उन्होंने घर बनवा लिया। विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ खाली समय में वह स्वतंत्र रूप से अनुसंधान भी करते थे। स्वतंत्र रूप से अनुसंधान का अर्थ है किसी सरकार का हस्तक्षेप उनके ऊपर नहीं रहता था। बाद में वह अमेरिका के नागरिक भी बन गए। जब आइंस्टीन को मालूम हुआ कि हिटलर की सरकार परमाणु पर परीक्षण कर रही है, परीक्षण का अर्थ होता है जांच करना, तो उन्होंने 2 अगस्त 1939 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें राष्ट्रपति का ध्यान इस दिशा में
आवश्यक कदम उठाने की ओर आकर्षित किया। फिर भी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया गया। आइंस्टीन ने जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराने की खबर सुनी तो वह करा उठे। उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, दुनिया इसके लायक नहीं है। इसका अर्थ था कि ये विज्ञान इसलिए नहीं बना, इसलिए नहीं उपजा कि इससे इंसानों की ही जान ली जाए। इसलिए उन्होंने जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया, लाखों लोगों की मौत हुई, तब उन्होंने एक वाक्य कहा। उनका कहना यही था कि यह दुनिया विज्ञान के लायक नहीं है। इसके बाद आइंस्टीन परमाणु बम को गैर कानूनी बना देने के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे। उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हो गई।